हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ परियार आप सभी का स्वागत करता हूं टुडे एग्ज़ाम क्लासेज में। आज हम सब कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आजकल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का है वो लेसन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है। MICR एक डिवाइस होती है, ठीक है ना। तो उसमें सी का मतलब क्या होता है? कॉमन, करेक्टर, कैंसल या फिर किंडरगार्टन। देखो इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्टर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? जैसे कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में, और वापस जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो मशीन होती है ना, वो होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। लेकिन उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉडेम, मॉडेक, डीमॉडेम या फिर मोजेक। तो इसका राइट आंसर होगा मॉडेम। जैसे कि देखो आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे आपके मुंह से जो साउंड निकल रही है वो एक एनालॉग सिग्नल के रूप में है, लेकिन जब उस मशीन में प्रोसेस करती है तो वो डिजिटल में बदल के सिग्नल जो टावर होते हैं वहाँ तक जाती है, ठीक है ना, वो डिजिटल फॉर्म में जाती है। और वापस हमारे मोबाइल में आने पे उसमें जो मॉडेम लगा होता है वो वापस इसको किस में बदल देती है? एनालॉग सिग्नल में। तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ATM किस प्रकार का कंप्यूटर है? ATM होता है ना, वो किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? मैं बता दूं, ATM और पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो, और रोबोट, जो भी रोबोट होते हैं ना, वो भी इसी प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर या फिर एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ये एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से बना होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। अब देखो डिजिटल कंप्यूटर जैसे ये है, वो एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा? जो प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब कि जिसमें यांत्रिक मशीनें लगी होती है, जो तोलने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए वो सारे कंप्यूटर होते हैं, यूनिट होती हैं, वो क्या होती है? एक प्रकार की एनालॉग कंप्यूटर में काम आती है, ठीक है ना। तो देखो ATM में क्या होता है? पैसे गिनने के लिए भी मशीन काम में आती है, उसके साथ में वहाँ पे डिजिटल प्रोसेस भी होती है, होती कि नहीं होती? इसलिए जो ATM होता है ना, वो एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर तो है ही, क्योंकि उसमें पैसे डाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उसमें मशीन होती है जो गिनने में काम करती है, होती कि नहीं होती है? उसके साथ में वहाँ पे डिजिटल प्रोसेस भी होती है कि आप पिन कोड लगा रहे हो, वो अंदर सारी डिजिटल प्रोसेस भी चल रही हैं। तो ATM एक प्रकार का क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। रोबोट भी ऐसा ही करता है, काम करता है, तो वो एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर जैसा हो गया, उसके साथ में उसमें डिजिटल प्रोसेस हो रही है तो वो एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर हो गया। तो रोबोट भी एक प्रकार का क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब जैसे पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो भी एक प्रकार के क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है, क्योंकि वो माप तोल में भी काम आ रहे हैं। माप तोल की, जैसे कि कितना लीटर पेट्रोल जाना है उसके हिसाब से वो लीटर में भी माप रहे हैं, उसके साथ में वो डिजिटल प्रोसेस भी कर रहे हैं। इसलिए वो कैसे, किस प्रकार के कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शिक्षण संस्थान के डोमेन नेम के तौर पर इनमें से किसे इस्तेमाल किया जाता है? जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनके जो डोमेन नेम होते हैं, जैसे कि आप क्या लगा रहे हो? www, ठीक है, डॉट, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे कि हमारा जो चैनल है टुडे एग्जाम क्लासेज, उसके पीछे क्या लगा रहे हैं? जैसे .com, .education edu, ठीक है, .org ऐसे। तो इनको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। ये मेन एड्रेस होता है और ये www वेब पेज के लिए, ठीक है ना। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, शिक्षण संस्थाएं, उनका डोमेन नेम क्या होता है? com, edu, in या org। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? edu यानी कि एजुकेशनल।
कॉम किसके लिए लगता है? कॉमर्शियल के लिए, व्यापारिक जो संबंध होते हैं, व्यापारिक जो वेबसाइट होती हैं उसके लिए क्या लगता है? कॉमर्शियल यानी कि कॉम। एजुकेशन के लिए EDU, इंटरनेशनल जो भी वेबसाइट होती हैं तो उनके लिए IN, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती हैं तो वो ORG। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? वर्तमान कंप्यूटर में जो IC प्रयोग की जाती है, सॉरी मैंने ये क्वेश्चन अधूरा थोड़ा सा कर दिया है। वर्तमान कंप्यूटर में जो IC प्रयुक्त की जाती है, काम में ली जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट जो काम में लिए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, यानी कि आपको बताना है किस टाइप के होते हैं। जैसे कि IC मतलब जिसमें एक ही होगी, लार्ज स्केल IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें मतलब 400-500 तक हो गए, और अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज। तो इसमें से बताना कि किस प्रकार के IC सर्किट अभी है वो वर्तमान के जो कंप्यूटर है उसमें काम में लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो कि हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। और बस मस्ती से, मजाक से और हैप्पीली पढ़ना है। ठीक है ना, और समझते हुए। चलो, कंप्यूटर में बूट होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर कंप्यूटर जैसे हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरुआत की जो प्रोसेस होती है, मतलब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें जैसे देखो, जैसे कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम होती है ना। तो रोम में जो भी इसमें मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम जो भी स्टोर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट चले जाने के बाद में क्या होता है, जैसे रैम, आपने रैम और रोम ये दोनों क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी। ठीक है ना। तो रोम में क्या होती है? एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है, जबकि रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम में जैसे जो भी प्रोग्राम होते हैं वो परमानेंट स्टोर रहते हैं, जैसे कि लाइट चली जाने के बाद में, या फिर हम लैपटॉप को या कंप्यूटर को क्या कर देते हैं? शट डाउन कर देते हैं। बंद कर देने के बाद में भी क्या होता है? उसमें प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। जब हम ऑन करते हैं कंप्यूटर को तब क्या होता है? इसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं वो किस में चले आते हैं? रैम में आते हैं। तो रोम से रैम में जो भी प्रोग्राम आने की जो प्रोसेस होती है, या फिर जो भी उसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, अभी जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। और तो इसमें बोला गया, क्वेश्चन में ये था कि कंप्यूटर में बूट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कौन से सिस्टम की ज़रूरत होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, बूटर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, या फिर मॉडेम की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। जैसे कि हमारे मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड वाला, और एप्पल वाले में जैसे जो आईफोन में होता है वो एप्पल वाला, वो सब। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी सिस्टम को शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आपने सुना होगा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में कोई वायरस ना आ जाए, तो उसको हम क्लीन अप करने के लिए एंटीवायरस जो डालते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। मॉडेम के बारे में मैंने बता दिया, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो डिजिटल सिग्नल को किस में बदलता है? एनालॉग सिग्नल में, और एनालॉग से वापस डिजिटल में बदलता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्टिव विंडो अथवा पेज को रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की काम में आती है। निम्न में से कौन सी फंक्शन की होती है वो काम में आती है, जो एक्टिव विंडो है या फिर किसी भी पेज को रिफ्रेश करने के लिए? अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को चला रहे हो या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ ले रहे हो, तो उसमें अगर आपको जैसे प्रोसेस में स्लो फील होता है तो आप उसको क्या कर सकते हो? रिफ्रेश करते हो, है ना। तो रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? कौन सी फंक्शनल की? F5 दबाई जाती है। ठीक है ना। और F12 होती है वो हेल्प के लिए प्रेस की जाती है। और फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है, आपको याद रखना है। जिसमें F12 होती है वो हेल्प के लिए, F5 होती है वो रिफ्रेश करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन CPU का भाग नहीं है? CPU, अब देखो,
कंप्यूटर में मेन 3 पार्ट होते हैं। देखो, एक तो इनपुट यूनिट होती है, इनपुट, उसके बाद में CPU, उसके बाद में आउटपुट यूनिट, ठीक है ना। कंप्यूटर तो वो 3 डिवाइस पे काम करता है। इनपुट यूनिट यानी कि कोई भी आदेश या हमें ऑर्डर देना है कंप्यूटर को, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कंप्यूटर में, इनपुट मतलब अंदर डालनी है या फिर उसको कोई ऑर्डर देना है मुझे, तो मैं इनपुट डिवाइस से दूंगा, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है ना। जैसे स्पीकर तो नहीं, माइक्रोफोन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी होती है वो इनपुट डिवाइस होती है। अब इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके अंदर अपने अंदर वो प्रोसेस करता है। तो वो किस में प्रोसेस करता है, CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। उसके बाद में जो भी प्रोसेस होता है, जो रिजल्ट आता है वो हमें मिलता है आउटपुट से। आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर हो सकता है, इस पर हमें देखने के लिए मिलता है जो भी रिजल्ट होता है, और स्पीकर हो सकता है, ठीक है ना, और प्रिंटर हो सकता है जो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये था कि CPU का निम्न में से भाग नहीं है। CPU होता है ना, वो 3 भागों से बना होता है। एक तो मेमोरी होती है कंप्यूटर CPU में, मेमोरी, ठीक है, और एक होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जैसे हम जो भी जैसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कभी, जैसे 5 और 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट दूंगा इनपुट डिवाइस से यानी कि कीबोर्ड से, 5 × 6, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा लॉजिकल यूनिट से। कंप्यूटर किससे प्रोसेस करेगा, CPU में करेगा। CPU में क्या होती है, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे रिजल्ट देगा किसमें, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलती है। तो CPU में कौन कौन से भाग होते हैं, एक तो मेमोरी होती है, मेमोरी यानी कि रैम और रोम, हार्ड ड्राइव और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, वो सारी मेमोरी आ जाती है इसमें, ठीक है ना। एक होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, CU, जो पूरे कंप्यूटर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, कंट्रोल यूनिट। तो 3 भाग होते हैं CPU में। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होता है, लेकिन मॉनिटर है वो CPU का भाग नहीं है, वो तो एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मॉनिटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं MS वर्ड में, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। जैसे कि MS वर्ड में जो मैंने कोई भी फाइल बनाई है, तो उसके पीछे जो एक नाम लगेगा, ठीक है ना, जैसे कि डॉक, XLC, XLS, जो भी नाम लगेंगे उसमें MS वर्ड में जो लगता है, MS वर्ड में, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। जो पीछे वाला भाग लगता है ना डॉट के बाद में, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ही फिक्स किया हुआ कि यानी कि डॉक्यूमेंट के लिए होगा MS वर्ड में जो, वो क्या होगा, मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही सेटअप किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यही था कि जो सभी वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए डिफ़ॉल्ट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक XLX, ठीक है, S, और PUB और DOCM, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट के लिए डॉक, ठीक है। और ये वाला होता है वो होता है MS Excel के लिए। एक्सेल में जो भी हम सीट बनाते हैं, जैसे कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने जो भी, मतलब हम एक्सेल सीट बनाते हैं, तो वो आता है, इसके लिए ये एक्सटेंशन लगता है XLXS, ठीक है। और PUB पब्लिशर के लिए लगता है, पब्लिशर के लिए PUB। और ये MS DOCM होता है, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म यानी कि MS वर्ड का ही होता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट फॉर्म भी मैक्रो फेज में आती है, मैक्रो मतलब कि छोटे बहुत ज़्यादा लंबा डॉक्यूमेंट होता है, उसके लिए DOCM लगता है, ठीक है। वरना सिंप्लीफाई में क्या होता है, डॉक्यूमेंट के लिए डॉक, ठीक है, ये याद रखना आपको। और पावर पॉइंट के लिए होता है PPT, ठीक है ना। MS पावर पॉइंट जो हम स्लाइड बनाते हैं वो PPT के लिए होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट यानी कि MB,
आपका जो मोबाइल में डाटा आता है तो वो 1 MB है, वो कितने बाइट के बराबर होता है, बाइट। ठीक है, अब देखो मैं बता दूं, मेमोरी की जो सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो होगी, सबसे छोटी वाली यूनिट होती है वो बिट होती है, BIT। ठीक है, बिट में क्या होता है, 2 अंक होते हैं, जैसे 0 या 1। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो जब 8 बिट मिलते हैं तब क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। ठीक है ना, जब 1024 बाइट मिलते हैं आपस में तब क्या बनता है, 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB बनता है। ठीक है, जब 1024 KB आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनता है, 1 MB, यानी कि मेगाबाइट बनता है। तो क्वेश्चन में यही था कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होंगे। देखो 1024 तो किलोबाइट हो जाएंगे और 1024 क्या हो जाएंगे, बाइट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1024 × 1024 बाइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको याद रखना है कि जैसे एक सबसे छोटी वाली यूनिट बिट, उसके बाद में बाइट, ठीक है, उसके बाद में किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पिकोबाइट, ऐसे चलता ही रहता है। ठीक है ना, बाद में 0 बाइट जो भी होता है वो। चलो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। जो आज के टाइम हम मॉडर्न में जो कंप्यूटर यूज़ में ले रहे हैं उसकी खोज कब हुई थी, तो उसको सबसे पहले जो आज के मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर यूज़ ले रहे हैं उसकी खोज हुई थी 1946 में, 1946 में। ठीक है ना, ये याद रखना आपको। चलो, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा देना, और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी हाल ही में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, लैब के लिए दिया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो देखो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, और बाकी मैं क्या बताऊँ, हाँ 22 दिसंबर के बारे में आपको पता होगी कि हमारी जो पृथ्वी है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों भागों में बटी हुई है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात होती है ना, वो कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। ये भी आपको याद रखना। अगर देखो 22 दिसंबर को यहाँ पे सबसे लंबी रात होगी, इसका मतलब यहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा। तो अभी जो सर्दी में 22 दिसंबर आने वाली है, तो आप पूरी रात बहुत लंबी नींद ले सकते हो 22 दिसंबर को। ठीक है ना, तो मज़े से सोना है आपको उस दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है वो किससे बनती है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं ना, वो किससे बनते हैं, कौन सी धातु है वो, या फिर कौन सी अयस्क है वो कहाँ में लिया जाता है। क्रोमियम धातु कहाँ में ली जाती है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर या फिर सिलिकॉन, इसमें से क्या काम में लिया जाता है। क्रोमियम का जो प्रतीक होता है वो Cr होता है। आयरन ऑक्साइड के लिए Fe3O4 भी हो सकता है, Fe3O2 भी हो सकता है ऐसे। सिल्वर के लिए Ag, और सिलिकॉन के लिए जो प्रतीक होता है वो ऐसा ही होता है। और सिलिकॉन होता है ना, वो एक प्रकार का क्या होता है, अर्धचालक होता है। देखो कंडक्टर होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक, एक अर्धचालक, और एक होता है अचालक या फिर कुचालक बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, धातु या तत्व ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत का फ्लो होता है। ठीक है, जिसमें से करंट पास हो सकता है, जैसे कि लोहा है, आयरन या लोहा है, वो उसमें से करंट पास हो सकता है। ठीक है ना, और अचालक जैसे लकड़ी, कागज़, इसमें से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, कागज़, लकड़ी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, धातुएं हो सकती हैं जो क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होती हैं,
कुचालक होती है यानी कि अचालक होती है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देने पर क्या होता है, उसमें से करंट फ्लो होने लगता है, तो वो बोलते हैं अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में आता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन से ही बनाई जाती है ये आईसी चिप, जो कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में, बहुत जगह पे जो आईसी चिप का मिली जाती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किससे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से। सिलिकॉन भी काम में लिया जाता है, जर्मेनियम भी काम में लिया जाता है, जर्मेनियम। ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। चलो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये इसका आंसर आपको याद रखना है, ठीक है ना। आईसी चिप किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। ऑप्टिकल यानी कि जो लाइट फॉर्म में हो सकती है, तो आप इससे भी गैस कर सकते हो, ये एक प्रकार की सीडी है, तो सीडी रोम है वो एक प्रकार का क्या है, ऑप्टिकल फॉर्म की मेमोरी होती है। आपने देखा होगा जो हमारी सीडी ड्राइव होती है, तो उसके नीचे एक कैमरा लगा होता है, उसमें से लेज़र लाइट निकलती रहती है, यहाँ पे जैसे कैमरा जैसा होता है, उसमें से लेज़र लाइट निकलती रहती है, और सीडी है वो घूमती रहती है। घूमने पर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे डॉट होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जूम करके देखते हैं तो छोटे छोटे डॉट होते हैं, और उसी डॉट में वो इन्फॉर्मेशन भरी होती है। ठीक है ना। और उसी डॉट को ये लेज़र लाइट द्वारा रिफ्लेक्शन के सहायता से वापस उसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना। और एक सीडी रोम की मेमोरी लगभग 500 से 700 MB तक हो सकती है। ठीक है, MB यानी कि मेगाबाइट। सीडी रोम आपको है ना कमेंट में इसका आंसर देना है कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका कमेंट में आंसर जरूर देना है कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, मैं बता देता हूँ, लेकिन सीडी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। चलो, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था, जैसे कि कैलकुलेशन करनी है या फिर कंपेयर करना है, रीजनिंग, लॉजिक लगाना है, तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है वो काम करता है, डिस्क यूनिट, मॉडेम, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको CPU के बारे में। CPU होता है वो 3 भागों से बना होता है। एक क्या होती है, मेमोरी, ठीक है, और एक क्या होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एक होते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंप्यूटर के जो भी डिवाइस जुड़े होते हैं उसमें जो भी प्रोसेस हो रही होती है, सॉफ्टवेयर जो भी काम कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि वो गणना करने के लिए और तुलना करने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए काम में आता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी तो काम में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। वो क्या करती है, कंपेयर करती हैं, उसके साथ में गणनाएँ करती है, कैलकुलेशन करती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU में इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया था कि CPU है वो CPU कि इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU करेगा। बाकी ALU क्या करता है, लॉजिकल करता है, लॉजिक लगवाता है, उसके साथ में कैलकुलेशन करता है। मेमोरी तो स्टोरेज के में काम आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। CPU में जो इनपुट और आउटपुट वाले सिग्नल आ रहे हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। चलो आज का सेशन बस यहीं तक है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना पॉसिबल हो सकता है इसको शेयर ज़रूर करना है आपको। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप ज्वाइन कर देना, क्योंकि हम सारे PDF है वो वहीं पे अवेलेबल करवा देंगे। सो कीप लर्निंग, बस ऐसे ही सीखते रहो एंड कीप स्माइल, मुस्कुराते रहो। चलो मिलते हैं किसी आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।